बीजेपी की बात करें, सत्ता बीजेपी के एमपी में बड़े शीर्ष नेतृत्व आए। कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ जी आए, और अभी सुनने को आया कि आम आदमी से दिल्ली के राजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। इतनी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े विरोधी, आप के पीछे आपके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जो समस्या का समाधान नहीं कर सकता ना, वो स्वयं समस्या होता है। इन लोगों को, ये लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े नेता बुला रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कमज़ोर हैं। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और ये लोग कमज़ोर हैं इसलिए बैसाखी बुला रहे हैं। और आपको भी पता है कि बैसाखी जो होती है ना, वो लंगड़ों पर शोभा देती है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे, इनकी कोई ताकत नहीं है खुद की, कोई विजन नहीं है खुद की कोई क्षमता नहीं है जितने प्रत्याशी हैं, इसलिए जो है तो बैसाखी लेने की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे दोस्त, बैसाखी चाहे वो लकड़ी की हो या सोने की, बैसाखी लंगड़ों पे ही शोभा देती है। कितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सिंगरौली में, कोई भी अधिकारी, बहुत छोटे छोटे अधिकारी इनका फ़ोन नहीं उठाते, बिजली विभाग का लाइनमैन नहीं उठाता, सांसद महोदय है उनका कोई टीआई नहीं उठाता, कोई कलेक्टर नहीं उठाता। मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण है, कई बार मैं बता रहा हूँ, और कई चीज़ें में इनके सांसद जी के परिवार के लोगों का काम हमने कराया है, और मेरे पास प्रमाण है, मैं आकर के बोले, हम बताते हैं। लेकिन सांसद रीति जी का आपने जिक्र किया है। रीति जी तो सिंगरौली, ललितपुर, चाहे रेलवे हो, चाहे नेशनल हाईवे 39 हो, हर पर उन्होंने काम किया है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई फ़ोन नहीं उठाता? मैंने तो एक बार कहा था कि वो जब एक बार भूमि पूजन करती है तो 4 छह गाड़ी, 4 छह जो है, 4 छह डंपर जो है, मिट्टी गिर जाती है रोड में। तो मैंने उनसे सुझाव दिया था कि माननीय सांसद महोदया, आपके दल के लोगों ने, आपके दल की सरकारों ने और आपने कम से कम 8-10 बार तो भूमि पूजन करी चुकी होंगी, और जब आप करती हैं तो निश्चित रूप से 2-4 डंपर मिट्टी जरूर गिरती है उस रोड में। तो अच्छा है कि आप हर तीसरे दिन किया करें। साथियों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं, और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले में मध्य प्रदेश की नगर निगम का चुनाव होना है, और इस नगर निगम के चुनाव में हमारे साथ प्रत्याशी शिवसेना से श्री भास्कर मिश्र जी हैं। भास्कर जी, अगर हम बात करें आपके सियासी करियर की, और इस शिवसेना में, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में एक ओज नेता की भूमिका में रहे, लेकिन अब आप शिवसेना में, और शिवसेना से सिंगरौली नगर निगम से आप उम्मीदवार हैं। कैसे हुआ शिवसेना में एंट्री आपकी? देखिए, ये जो सिंगरौली ज़िले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, और सबसे बड़ी आवश्यकता, जो महती आवश्यकता है, 2 चीज़ों की है। वो है, पहली बात तो सिंगरौली ज़िले में नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है। एक बहुत ही ये कह लीजिए सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, सशक्त नेता की आवश्यकता है। और आप कहीं भी पूरे क्षेत्र में जाएंगे, आप पूछेंगे तो लोग यही कहेंगे कि सिंगरौली में नेता का अभाव है। मुझे ऐसा लगा कि इस कमी को पूरा करना चाहिए। मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास कोई सत्ता नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगा, तब तक आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसा कि आपको पता है कि हाँ, सभी को पता है कि हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, सत्ता न रहते हुए भी, एक सामान्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बदले में कई मुकदमे लग गए, बहुत ढेर सारी प्रताड़ना पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी की गई हमारी। लेकिन ये जो नगर निगम का चुनाव है, क्योंकि देखिए, जब विधानसभा का चुनाव आता है, केंद्र सरकार का, लोकसभा का चुनाव आता है, तो सरकारें चुनने और मतलब बनने और बिगाड़ने की बात आ जाती है। जो सरकार वर्तमान में है, उसके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो दूसरी सरकार बनाने के लिए लोग किसी को भी चुन देते हैं, तो उस समय अच्छा नेतृत्व तो नहीं आ सकता है। यही एक समय है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, इसमें किसी की कोई सरकार नहीं बननी है, किसी पार्टी की न सरकार बननी है, न किसी की बिगड़नी है। हारने जीतने से पार्टियों का कोई नुकसान नहीं होना है, और ना कुछ ज़्यादा बन ही जाना है। इसलिए ये सिंगरौली ज़िले के लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चुने, एक बेहतर जो है नेता चुने अपने के लिए, जो उनको पुलिस प्रशासन, कंपनियों और तमाम जो उद्योग जनित जो है समस्याएं हैं, उनसे निजात दिला सके। लेकिन भास्कर जी, शिवसेना ही क्यों, आप निर्दलीय भी कर सकते थे ये काम। देखिए,
बात अगर निर्दलीय की बात आती, पहली बात तो मैं एक बात और बता दूं, एक चीज़ और उद्देश्य छूट गया कि दूसरी बात यह है कि आप जैसा कि जानते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंगरौली ज़िला अलग हो गया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से आज भी अलग नहीं हुआ है। और जब तक राजनीतिक रूप से सिंगरौली सीधी ज़िले से या अन्य ज़िलों से अलग नहीं होगा, जब से यहाँ की राजनीति बाहर से संचालित होना बंद नहीं होगी, तब तक सिंगरौली ज़िला जो है तो विकास नहीं कर सकता। सब कुछ होते हुए भी सारा संसाधन यहाँ है, पूरे मध्य प्रदेश में हमने घूमा है, जितना संसाधन यहाँ है दूसरी जगह कहीं नहीं है। तो फिर इसके बावजूद भी विकास यहाँ नहीं, यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह केवल एक है कि यहाँ कोई जो ये राजनीति है यहाँ की बाहर के लोगों से संचालित करो, उनको वो लोग यहाँ के संसाधनों का शोषण तो करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है उनका। इसलिए मेरा एक उद्देश्य यह भी है अलग होकर के चुनाव लड़ने का कि 5 साल हम बर्बाद नहीं करने देना चाहते इन पार्टियों के नाम पे, ठीक है। बड़े जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनके नाम पर हम 5 साल और सिंगरौली का बर्बाद नहीं होने देना चाहते, अगर जनता समझ गई तो। और सीधी से सिंगरौली की राजनीति को अलग करना है। रही बात आपका कहना है निर्दलीय क्यों नहीं लड़े, अब अगर हम निर्दलीय लड़ते तो एक संगठन की आवश्यकता पड़ती। आनंद फानंद में हमारे पास वो टीम नहीं थी कि हम लड़ पाते। शिवसेना में काफ़ी हद तक टीम है और शिवसेना में एक कैडर वोट हैं, गरीब तबके में बहुत अच्छे, कम से कम काफ़ी हद तक कैडर वोट है। तो एक तो ये लाभ था। दूसरी बात, अगर हम निर्दलीय लड़ते तो हमको 10 दिन बाद 11 से लेकर के 22 तारीख तक हमको सिंबल मिलता है, 11 दिन सिंबल का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जो सिंबल, और फिर जब सिंबल निर्दलीय वाला मिलता तो उसको तो पूरा लोगों को बताते बताते ही समय चला जाता। तो कम से कम एक सिंबल है हमारे पास लड़ने के लिए, और वो सिंबल सबको पता है भास्कर मिश्रा का सिंबल क्या है, पहले दिन से ही पता हो गया। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। तीसरी बात देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे दोनों उद्देश्य हैं राजनीतिक जो है सीधी से सिंगरौली की राजनीति को अलग करने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो उसको ये जो राजनीति भाजपा और कांग्रेस है वो पूरा नहीं कर सकती थी। उसके लिए तीसरे विकल्प की आवश्यकता थी, इसलिए हमने शिवसेना को चुना, ठीक है। और निर्दलीय भी अगर चुनते तो वो समस्याएं आती जो हमने बताया था। भास्कर जी, क्या लगता है आपको, आपने जो अपनी इस सिंगरौली में जिस उद्देश्य से आप चुनाव लड़े हैं, आपको क्या लगता है बेसिक समस्याएं क्या हैं जो कि लोग जिनसे परेशान हैं इस सिंगरौली नगर पालिका क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी बेसिक समस्या जो है नेतृत्व का अभाव, लीडरशिप का अभाव, मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि मैं वो दे सकता हूँ। मैंने इससे पहले भी, मेरा आप बैकग्राउंड जा कर के देखिए। और वो नेतृत्व क्यों चाहिए, जो यहाँ प्रशासन है ना और जो पुलिस है वो बेलगाम है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी एक स्वयमेव जहर है, लेकिन आवश्यक जहर है, उसके बिना काम भी नहीं चल सकता। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के जहर को मारने के लिए डेमोक्रेसी स्थापित की गई, लीडर उसके ऊपर स्थापित किया गया, जनता का प्रतिनिधि स्थापित किया गया, ताकि वो जो ब्यूरोक्रेसी है कंट्रोल्ड रहे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उल्टा है, ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी के घुटने के नीचे पड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है सिंगरौली में। और इसकी अभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मैं चुनौती देता हूँ, और उनका बैकग्राउंड भी देख ले, जनता भी को देखना चाहिए। और वो लोग भी अगर कोई चुनौती हमारा स्वीकार करते हैं तो कहीं भी आए, हम बताते हैं उनको। ये ब्यूरोक्रेसी को घुटनों के नीचे लाने के लिए केवल भास्कर मिश्रा ही ला सकता है। अभी मिश्रा जी, यहाँ पे एक बड़ी बात देखने को आती है, आप शुरू से ही ओज नेता रहे हैं, और चाहे आप कांग्रेस की बात करें, उनमें कई दिनों तक आपने सेवाएं दी, और आप शिवसेना का दामन थाम लिए हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस से आप जुदा हो गए, इसमें नुकसान किसका है, कांग्रेस का नुकसान है या? देखिए, इसमें नुकसान फ़ायदे की बात नहीं है। सबके अपने अपने जो है अपनी अपनी वैल्यू होती है हर जगह। मैं कांग्रेस में था तो पता नहीं मेरी वैल्यू लोग करते थे, मुझे तो नहीं लगता कभी किया उन लोगों ने। कांग्रेस में देखिए कोई प्रतिभाओं का वहाँ पे कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करने वाला है आपका, कुछ भी आप कर दो कोई आपको देखने वाला नहीं है। तो मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। जब ऐसा था तो फिर बीजेपी भी एक अच्छा ऑप्शन थी। नहीं, सुनिए, कांग्रेस में भी था तो मैं अकेले ही लड़ता था जनता की लड़ाई। देखिए, आपको बता दूं, मेरा एक उद्देश्य है, मैं राजनीति जनता के लिए करता हूं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो जो भी हो, वो एक केवल प्लेटफॉर्म है। और अगर जो राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी जनता की सेवा
करने में बाधा पैदा करती हैं या सहयोग नहीं करती हैं, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो हमसे कोई मोह नहीं है किसी पार्टी से, समझ रहे हैं ना। हमको जनता का काम होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। कांग्रेस में अब ऐसा लगने लगा था मुझे, चूँकि जो सारे कांग्रेसी थे उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज न कल था, न आज है, न कभी रहेगा। केवल चुनाव लड़ रहे हैं तो भले इधर उधर की घोषणाएं कर रहे हों, लेकिन जनता ये, सिंगरौली की जनता स्वयं जानती है। विपक्ष में रहते हुए मेरे अतिरिक्त कोई ढंग का विपक्ष का कोई भूमिका नहीं निभाया किसी ने। अगर निभाए होते तो ये हालात नहीं होती, बहुत कुछ सुधरा होता। विपक्ष जितनी, सत्ता पक्ष जितना जिम्मेवार होती है उतना विपक्ष भी होता है। और दूसरी बात, पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विपक्ष में मुख्य भूमिका में है। लेकिन इन लोगों ने कहा, राहुल गांधी जी के ऊपर अभी ईडी का छापा पड़ा, कितनी भयंकर, पूरा देश से कांग्रेसी आ गए, पूरे दिल्ली को जाम कर दिया। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तब आप कहाँ थे? एक भी ऐसा आंदोलन आपने देखा? या जब किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा था तो आप कहाँ थे? आपने देखा? मोदी सरकार ने कितनी ऐसी चीज़ें की जो विपक्ष उसका विरोध कर सकता था। अब पुरजोर तरीके से करना चाहिए था, लेकिन फेल रहा विपक्ष। तो आप ऐसे राजनीतिक दल किस काम के, बताइए? लेकिन मिश्रा जी, यहाँ पे 2018 में जनता का आशीर्वाद मिला था, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, एमपी की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है 2023 में मेहनत होती और सरकार आ जाती। अब आप कांग्रेस में हैं नहीं, तो क्या माना जाए, अगर कुछ चांस ऐसा आगे भविष्य में बनता है तो फिर से अपने? देखिए, सरकार रहने और न रहने का की चिंता वो लोग करते हैं जिनको मलाई छानना होता है, जैसे कि कमलेश्वर पटेल जी जैसे लोग। याद होगा 2018 में चुनाव था, यहाँ क्या हुआ था? कमलेश्वर पटेल जी और उनके पूरे परिवार ने अपने जो है इसको वंशानुगत प्रॉपर्टी समझ लिया था। ऐसा लगा था पिताजी से मिली हुई प्रॉपर्टी है, और मिल करके 7-8 भाई पूरा लूट रहे थे, पूरी जनता जानती है। यहाँ तक कि त्राही त्राही मच गया था। आज वही उन्हीं को ओबीसी के नाम पर यहाँ का वो दिया गया था, वो दिया गया है, क्या कहते हैं, चार्ज दिया गया है। ओबीसी नेता बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है बार बार। हम कहते हैं अगर हिम्मत है तो फील्ड में आओ, जनता से रूबरू हो। फील्ड में केवल मंचों पे आके चले जा रहे हो। या मैं चुनौती देता हूँ, अजय सिंह राहुल जी आए, ये लोग दोनों लोग आ जाएंगे तो पक्का कांग्रेस हार जाएगी। इसीलिए देखिए डर के बारे नहीं आ रहे प्रचार करने। तो ये जो आपके तीखे स्वर हैं, चाहे अजय सिंह राहुल भैया की बात करें, कमलेश्वर पटेल की बात करें, जब पार्टी में थे तब भी थे या फिर अभी पार्टी छोड़ने के बाद हुए हैं? तीखे सर नहीं है, सच्चाई है। हमारा किसी इन लोगों से व्यक्तिगत दुराव नहीं है। हम सिंगरौली से प्यार करते हैं, सिंगरौली हमारी मातृभूमि है। अगर इसके प्रति कोई भी अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, वो चाहे जो भी हो। मैं माननीय कमलनाथ जी से भी ये बात खुले तौर पे और साफ शब्दों में मुंह पे मैंने बोला था कि सर, सिंगरौली हमारी मातृभूमि है। अगर सिंगरौली के खिलाफ जहां अन्याय होगा मैं खड़ा रहूंगा। आपको पार्टी में रखना हो रखिए, नहीं रखना हो नहीं रखिए। वो थोड़ा सा नाराज भी हो, हमने पार्टी भी छोड़ दी। अब भास्कर जी, यहाँ पे बात करें, 45 वार्ड हैं टोटल आपके इस क्षेत्र में जिसमें आप चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव की, और अभी कितनी तैयारियों का होना बाकी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा संसाधन है मेरा, वो सोशल मीडिया है। मैं लोगों से रूबरू, चूँकि जानते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, लेकिन जो संसाधन है उसके माध्यम से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग की, और हमारी नकल करके भारतीय जनता पार्टी वाले भी शुरू कर दिए, हमने देखा। तो हो सकता है कांग्रेस और बहुजन वाले भी करना शुरू कर दें, आम आदमी वाले भी करना शुरू कर दें। लेकिन मेरी शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक जा कर के सामने बात हम करें, और इससे एक फ़ायदा और होता है कि वहाँ की लोकल समस्याएं हमें तत्काल देखने को मिल जाती हैं। और इसी चुनाव के दौरान कई काम भी लोगों के हो गए, इसी चुनाव के चक्कर में, है ना, तत्काल काम भी हो गए। तो इससे ये भी कम से कम हमें, एक जनता को भी फ़ायदा हो रहा है। और ज़्यादा मैं, देखिए, जो लोग अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उनकी रैलियों में, जबकि छोटा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं, एक नगरीय निकाय का चुनाव है। इसके लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब आ रहे हैं, तो करोड़ों रुपए लग रहा है उनके हवाई जहाज़ का, फलाने का, ढिकाने का, है ना। तो ये लोग, और फिर पानी की तरह ये राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल जिसको कह तथाकथित जो है, उनके प्रत्याशी पानी की तरह जो पैसा बहा रहे हैं। बहुत लोग तो ज़मीन बेच के पैसा बहा रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो कम से कम 100 करोड़ कमाएंगे।
क्योंकि 20 करोड़ का ब्याज भी जोड़ेंगे, पहले पूंजी फिर ब्याज, फिर अगले साल फिर से टिकट उनको खरीदना पड़ेगा और फिर जो है तो पैसा दे करके वोट खरीदना पड़ेगा। अगले साल की व्यवस्था थी, इनका 5 साल तो इन्हीं भी चला जाएगा 200 करोड़ रुपए कमाने में। ये जो नेता आ रहे हैं, चाहे दिल्ली से केजरीवाल जी आ रहे हों, चाहे कमलनाथ जी आ रहे हों, चाहे शिवराज सिंह जी आ रहे हो या आनंद शर्मा जी आ रहे हैं, ये जो नेता आ रहे हैं इनके कैंपेनिंग के लिए, तो ये पार्टी फंड भी तो लेंगे यहाँ से, इसी नगर निगम से। तो 100 करोड़ और मान लीजिए, तो कम से कम 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए कमाने में तो पूरा ये जो महापौर होगा वो तो रात दिन केवल उसी में फोकस करता रह जाएगा। क्या लोगों के घरों में पानी है कि नहीं, इसको देखने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, और रोड है कि नहीं है इसको देखने के लिए फुर्सत नहीं होगी, सफाई हो रही कि नहीं इसको देखने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं होगी। वो तो सिर्फ इतने में लगा रहेगा पूरा गुड़म तुमने कि 500 करोड़ 400-500 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। ठीक है, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास होते तो भी मैं खर्च नहीं करता और अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता के सामने अपना विजन रख रहा हूँ। मेरी ईमानदारी से जो हमने काम किया वो पहले है जनता के समक्ष, सोशल मीडिया में है, सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं। मैं जहाँ जानता हूँ सब लोग यही कहते हैं कि हम पहले से आपके लाइव वगैरह देखा हूँ मैंने। भास्कर जी, मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था। जैसा आपने जिक्र किया करोड़ों और वो आपने नंबर्स गिना दिए, काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं वैसे देखा जाए तो ये। लेकिन बीजेपी की बात करें, सत्ता बीजेपी के एमपी में बड़े शीर्ष नेतृत्व आए, कांग्रेस की बात करें कमलनाथ जी आए, और अभी सुनने को आया कि आम आदमी से दिल्ली के राजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। इतनी बड़ी पार्टियाँ, इतने बड़े विरोधी, आप के पीछे आपके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, जो समस्या का समाधान नहीं कर सकता ना, वो स्वयं समस्या होता है। इन लोगों को, ये लोग अपनी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े नेता बुला रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे कमज़ोर हैं। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और ये लोग कमज़ोर हैं इसलिए बैसाखी बुला रहे हैं। और आपको भी पता है कि बैसाखी जो होती है ना, वो लंगड़ों पर शोभा देती है। इसका मतलब कि ये सारे के सारे, इनकी कोई ताकत नहीं है खुद की, कोई विजन नहीं है खुद की कोई क्षमता नहीं है जितने प्रत्याशी हैं, इसलिए जो है तो बैसाखी लेने की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे दोस्त, बैसाखी चाहे वो लकड़ी की हो या सोने की, बैसाखी लंगड़ों पे ही शोभा देती है। और जो ये लोग स्वयं लंगड़े हैं, तो ये नगर निगम को क्या संभाल पाएंगे, उसको भी लंगड़ा कर देंगे। ये बात जनता समझती है और इसीलिए जनता साइलेंट मोड में है। और आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, 6 तारीख का इंतज़ार कर रही जनता। मुझे कई लोगों ने कहा है बस मिश्रा जी 6 तारीख का इंतज़ार है, और आप देखिएगा ताबड़तोड़ वोटिंग धनुष बाण पे होगी, तीर धनुष पे होगी। और जो रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन भास्कर मिश्रा यहाँ से और शिवसेना विजयी होगी। नहीं, आप बैसाखी कहकर और इतने सिर्फ नेतृत्व को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े जब नेता आते हैं तो उसका छोटे लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके साथ कोई बड़ा नेता नहीं है मिश्रा जी। मैं बड़े नेताओं को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन बड़े नेताओं को बड़े चुनाव में आना चाहिए। पर भाई आपकी क्या नेतागिरी है फिर? आप कैसे, आपकी क्या राजनीति है? आपने क्या बनाया है? जब आप नगर पालिका के लिए, पार्षदी के लिए मुख्यमंत्री को बनाएंगे, तो यहाँ के जो नेता लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने क्या बनाया है? खुद को क्या बनाया है? आपने कितना स्ट्रांग बनाया है? जब आपको नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, तो आपकी क्या औकात है? आपकी कौन सी नेतागिरी है? आपकी कौन सी राजनीतिक क्षमता है? ये भी तो देखना। अच्छा, 45 वार्डों में डोर टू डोर कैंपेन हो गया हर वार्ड में आपका? नहीं, चल रहा है, अभी तो समय है और लगातार चल रहा है, जनसंपर्क हो रहा है। कैसा अनुभव है लोगों से मिलने के बाद? देखिए, लोग बहुत, जहाँ मैं जाता हूँ बहुत अच्छे से लेते हैं। एक बात हर कोई कहता है कि अगर सच पूछा जाए तो लोगों को वोट तो भास्कर मिश्रा को ही देना चाहिए, और हम स्वयं देंगे, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी भगवान जाने क्या उनके मन में है, अंदर तो कोई बैठ के पढ़ नहीं सकता। तो चीज़ें यह है कि पॉजिटिव लगती हैं, अब देखिए क्या होता है। आपके विरोधियों ने कहा था, जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आया था तो कई सारे लोगों ने इस बात को रखा था, मैं हालांकि यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं लूँगा लेकिन इस बात को जरूर रखूँगा। उन्होंने कहा था कि भास्कर मिश्रा जी थे बागी नेता, थे कांग्रेस में, उनको महापौर बनना था। वो किसी भी अगर कांग्रेस टिकट दे दी तब तो उनका ठीक था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, फिर भी वो बगावत करके और शिवसेना से लग गए, मतलब वो नेता बनकर ही मानेंगे, उनका ये कहना है। सिर्फ अपना ये जेब भरने के लिए नेता बन रहे हैं मिश्रा जी। अगर मुझे जेब भरना होता तो आज शासन प्रशासन के कितने लोग हमारे पास आए, अब बोले कि आप जिस तरीके की राजनीति करने उसका स्टाइल बदल दीजिए और आप चुपचाप घर में रहिए, और जैसे बाकी लोग करते हैं कुर्ता पैजामा पहन के ताम झाम करके फुर्सत अपना समय गुजार देते हैं, उस तरीके से करिए। और एक लंबी अमाउंट इसके लिए सब लोग मिलकर मुझे दे रहे थे। अगर मुझे ये करना होता तो मैं हज़ारों मुकदमा अपने ऊपर नहीं लदवाता। कितने मुकदमे हमारे ऊपर लदे हैं,
कितनी प्रताड़ना पुलिस प्रशासन ने की है, और अभी लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी चुनाव के बाद। जीतना हारना अपनी जगह पे है, तो वो तो केवल उनकी टीस है, क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति बराबरी किसी की नहीं कर सकता कामों से, तो वो बुराई करके अब उसको अपने छोटा लाना चाहता है, बुराई करके अपने बराबर मिलाना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं किसी को बुराई करने से किसी की अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। मैं जहाँ हूँ जो हूँ पूरी जनता जानती है, नेता क्या जानेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो चोर है उसको सामने वाला भी चोर देखता है, जो लोग अच्छे हैं उनको सामने वाला अच्छा दिखता है, जो साधु है सामने वाला साधु दिखता है उसको। जो आपने कहा कि उनको महापौर बनना था, मुझे कभी भी किसी पद की लालसा नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है कि इसमें सही नेतृत्व का चुनाव हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा है, जिनसे आपने कहा उनके समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य है, गूढ़ बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जनता समझ रही है कि अब विधानसभा में आप अच्छा नेता नहीं चुन सकते। जैसे 15 साल से आदरणीय राम लल्लू जी को चुन रहे हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता। क्यों चुन रहे हैं? शिवराज सिंह के लहर में बीजेपी की सरकार बनानी है, मजबूरी है। नरेंद्र मोदी जी के लहर में या केंद्र सरकार की सरकार बीजेपी की सरकार बनानी थी, इसलिए रेती पाठक जी बिना काम किए हुए चुनी जा रही हैं। तो नेता ये थोड़ी ना है, ये नेता नहीं है। नेता वो है कि जिसके नाम से प्रशासन में दहशत हो, उसको ये महसूस हो कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे और ये नेताजी के पास चला जाएगा तो हमारी सामत आ जाएगी। वो होता है नेता। इनके तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सिंगरौली में, कोई भी अधिकारी, बहुत छोटे छोटे अधिकारी इनका फ़ोन नहीं उठाते। बिजली विभाग का लाइनमैन नहीं उठाता है, सांसद महोदय है उनका कोई टीआई नहीं उठाता, कोई कलेक्टर नहीं उठाता। मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण है, कई बार मैं बता रहा हूँ। और कई चीज़ें में इनके सांसद जी के परिवार के लोगों का काम हमने कराया है, और मेरे पास प्रमाण है। मैं आकर के बोले, हम बताते हैं। लेकिन सांसद रीति जी का आपने जिक्र किया है। रीति जी तो सिंगरौली ललितपुर, चाहे रेलवे हो, चाहे नेशनल हाईवे 39 हो, हर पर उन्होंने काम किया है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई फ़ोन नहीं उठाता? मैंने तो एक बार कहा था कि वो जब एक बार भूमि पूजन करती है तो 4 चट्रक जो है, 4 डंपर जो है, मिट्टी गिर जाती है रोड में। तो मैंने उनसे सुझाव दिया था कि माननीय सांसद महोदया, आपके दल के लोगों ने, आपके दल की सरकारों ने और आपने कम से कम 8-10 बार तो भूमि पूजन करी चुकी होंगी, और जब आप करती हैं तो निश्चित रूप से 2-4 डंपर मिट्टी जरूर गिरती है उस रोड में। तो अच्छा है कि आप हर तीसरे दिन किया करें। हो सकता है कि कुछ मिट्टियाँ ज़्यादा गिर जाए और रोड बन जाए। हर तीसरे दिन आप भूमि पूजन करिए, तो हो सकता हर तीसरे दिन करेंगे तो ज़्यादा मिट्टी गिर जाएगी, कुछ जनता को राहत मिल जाएगी। इसके अलावा क्या किया उन्होंने, मैं आपको बताऊं, मैं उनका एक फ़ोटो कलेक्शन किया है, मैं आपको दूंगा या जारी करूंगा। आप पूरे उन्हीं के फेसबुक से हमने पूरा फोटोग्राफ्स कलेक्शन किया है। जिस दिन मैं उसको जारी करूंगा आप खुद देख लेंगे। केवल इवेंट्स के अलावा कोई अगर हार्ड वर्क उनका दिखा हो तो आप नहीं देख सकते। उन्होंने खुद अपना पोस्ट किया, या तो ज्ञापन, या तो किसी के साथ मिलते हुए फ़ोटो, या तो किसी का बच्चा खिलाते हुए, या तो डांस करते हुए, या किसी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में। इसके अतिरिक्त उनका कोई काम खास नहीं है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन जो है वो बहुत पुराने ज़माने से चल रही है। वो प्रगति करते करते यहाँ तक पहुँची थी, जिसमें यूपीए सरकार, पहले की सरकारों का बहुत बड़ी भूमिका है। जो अभी हो रही, इनके काम में क्या होना था, ये जो रुकी है, जो लेट हुआ, ललितपुर सिंगरौली 1982, 83, 84 कब से बताते हैं लोग, एग्जैक्ट हमको सन याद नहीं आ रहा है, लेकिन तब से स्वीकृत है और तब से प्रयास हो रहा है। रुका, देरी क्यों हुई? देरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की वजह से हुई। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ 20-25 साल से केवल सांसद, 30 साल से लगभग सांसद हैं किसके, बीजेपी के। पहले जब आदिवासी सीट थी तो ज़्यादातर समय चंद्र प्रताप जी और बीजेपी के ही सांसद हैं, जगन्नाथ सिंह जी वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद जब से सामान्य तब से बीजेपी के सांसद हैं। तो जानते हैं कि स्थानीय चीज़ों को फोर्स वहाँ का सांसद करता है। तो बीजेपी के जो सांसद थे ना, उन्होंने कुछ किया नहीं, इस वजह से ललितपुर ये रेल लाइन गड़बड़ हुई। भास्कर जी, आपके सरनेम में मिश्रा है, जाहिर सी बात है, और आप ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, शिवसेना से उतरे हुए हैं। ब्राह्मण प्रत्याशी होना, क्योंकि इस आपके जो क्षेत्र में जहाँ से आप चुनाव लड़े हुए हैं, शाह और ब्राह्मण, ये जातियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं। बीजेपी ने अपने पक्ष में ब्राह्मण वोटों को समेटने के लिए माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को बुलवाया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो अकेले पड़ गए? देखिए, पहली बात तो मैं ब्राह्मण प्रत्याशी केवल नहीं हूँ,
पूरे जनता का प्रत्याशी हूँ और शिवसेना ने हमें पूरी जनता के लिए प्रोजेक्ट किया है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ, तो हर कोई अपनी बिरादरी से ज़्यादा अपेक्षा करता है, ये स्वाभाविक सी बात है और करना भी चाहिए। रही बात जो आपने कहा कि ब्राह्मण वोटरों को समेटने के लिए किसी और को बुलाया गया, राजेंद्र शुक्ला जी को बुलाया गया है, तो ब्राह्मण उनको लगता होगा या बीजेपी वालों को लगता होगा कि वो इतने जो है कम समझदार हैं, तो वो उनकी गलतफहमी है। ब्राह्मण वैसे भी परंपरागत रूप तरीके से बहुत बुद्धिजीवी रहा है, समाज में सबसे बुद्धिजीवी तबका माना जाता रहा है, जो परंपरा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब तो बाकी तो सभी बुद्धिजीवी होते हैं, तो क्या वो ये बात नहीं समझता कि राजेंद्र शुक्ला जी जब प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, 15 साल प्रभारी मंत्री यहाँ थे, तो 6-6 साल में एक बार आया करते थे, और जब भी आए तो ब्राह्मणों के मन में निश्चित रूप से प्रश्न पैदा हुआ है और कुछ लोगों ने किया भी है कि भाई आप जब प्रभारी मंत्री थे तो कितने ब्राह्मणों के दरवाजे पर गए। अब फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि कितने ब्राह्मणों को आपने नौकरी दे दी या उनका कोई हित कर दिया। मुझे तो यह भी सुनने को मिला है कि यहाँ से लोग अगर मंत्रित्व काल में रीवा मिलने जाते थे तो मिल नहीं पाते थे, और या मिलते भी थे तो कई घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो आज जब वोट दिलाना हुआ तो कैसे उनको, और फिर क्या उनका क्या ऐसा रिलेशन है कि वो कौन से ऐसा, यहाँ सिंगरौली के ब्राह्मणों की तासीर अलग है ना, हम लोगों की तासीर अलग है। हम लोग जो है जो भी क्या कहते हैं, हमारा कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं, इसमें वो क्या मदद कर सकते हैं ये। लेकिन आपकी टक्कर सिर्फ बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से प्रत्याशी अरविंद चंदेल जी ने भी वादा किया है ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, भगवान परशुराम का मंदिर बनवाने के लिए। ये सारी चीज़ों से आप कैसे फैक्ट से कैसे पार पाएंगे? ये दोनों पार्टियां, अरविंद सिंह चंदेल जी, क्लियर कट मैं कह रहा हूँ, अरविंद सिंह चंदेल जी भी ये जो परशुराम का मंदिर उन्होंने घोषणा किया वो तो कोई भी बनवा सकता है। मैं अगर बनूंगा तो क्या मैं नहीं बनवाऊंगा? अरे नगर निगम की ज़मीन देनी है, नगर निगम का पैसा लगाना है, तो फिर बनाने में क्या दिक्कत? मंदिर के नाम पे ब्राह्मण वोट नहीं करेगा क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण समझता है, ब्राह्मण को आज चूँकि मेरे पास आते हैं ज़्यादातर लोग, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो है रोज़गार की। आज हालात जो ख़राब हैं, सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से जो परेशान हैं वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण युवा हैं, और उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज तत्काल जो पहले है वो है रोज़गार है। इसकी बात किसी ने नहीं की। अरविंद सिंह चंदेल जी की अगर आप बात कर रहे हैं, परशुराम का मंदिर दिखा रहे हैं परशुराम जी का, तो उनसे पहले उन्होंने DBL में या कितनी OB कंपनियां में अपने पूरे खानदान को लगवाया है। ये किसने ब्राह्मण को लगवाया? किसी एक ब्राह्मण को लगवाया हो तो बता दें, नहीं लगवाया। और उनके किसी खानदान ने लगवाया हो तो बता दें, लगवाया भी होता निश्चित रूप से निःशुल्क नहीं लगवाया है, लगवाया ही नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन हो सकता है मेरी जानकारी का अभाव हो, लेकिन लगवाया भी तो निःशुल्क नहीं लगवाया, किसी ने नहीं लगवाया। पूछें, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है बेरोजगारी की और जो समस्या है उनकी, और उनको रोजगार चाहिए। परशुराम जी का मंदिर निश्चित रूप से बनेगा और हम भी उसके लिए सहमति है, हम भी बनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रोजगार दिलाएंगे लोगों को, और केवल ब्राह्मणों को नहीं, यहाँ के हर युवा को रोजगार दिलाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है वो है रोजगार की। और अगर आप सिंगरौली की जनता हमें महापौर के रूप में चुनती है तो कम से कम मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे सिंगरौली नगर निगम एरिया के लोगों को के प्रत्येक घर को एक रोजगार तो दिया ही जाए। नहीं, रोजगार सृजन भी करेंगे, मेरे दिमाग में बहुत प्लान है। रोजगार सृजन कहाँ से होगा ये मेरे दिमाग में है। कुछ प्लान बता दीजिए अपने दर्शकों को, अपने चाहने वाले। मैं मैनिफेस्टो में भी बताऊंगा, मैनिफेस्टो जारी करने वाला हूँ, मैं कल जारी करूँगा, तो कल पता चल जाएगा सबको, आपको भी पता चलेगा। उस मैनिफेस्टो में आ जाएगा कि मैं कैसे रोजगार सृजित करूँगा, कहाँ से रोजगार लाऊँगा और कहाँ से रोजगार लोगों को दिलाऊँगा, ये पूरा हमारा प्लान रहेगा। और हमारे जो मैनिफेस्टो का है, मैंने 3 पार्टों में अपना मैनिफेस्टो बनाया है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 3 साल का। इस तरीके से 4 भागों में है। 1 महीने में हमें क्या कर देना है, 3 महीने में हमारा क्या कर देना है, बिल्कुल टारगेट बेस्ड पॉलिसी है हमारा जो चलेगा, टारगेट बेस्ड पॉलिसी और एरिया बेस्ड पॉलिसी। ये माइक्रो पॉलिसीज हम बनाएंगे, जिसको कहते हैं कि एरिया बेस्ड पॉलिसी और टारगेटेड पॉलिसी। हम लक्ष्य आधारित जो है नीति बनाएंगे और एरिया वाइज यानी क्षेत्र आधारित नीति बनाएंगे। किस क्षेत्र में क्या आवश्यक है
अच्छा भास्कर जी, चूंकि जैसा आपने जिक्र किया कोई बहुत बड़ा स्केल पर चुनाव तो होता नहीं है, 45 वार्डों का चुनाव होना है, क्या है लगता है आपकी, क्योंकि छोटा स्केल है तो क्या छोटे स्केल के चुनावों में जातिगत समीकरणों को कुछ मायने रखते हैं? देखिए, मायने तो रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ा बहुत निश्चित रूप से। लेकिन आज जो नगर निगम एरिया है, यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं। चूँकि आप जानते हैं, परंपरागत रूप से कहा जाता रहा है कि शहरी लोग कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं, ऐसा कहा जाता रहा है। शिक्षित भी हैं और निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब पता है, सब समझदार हैं। वो आज केवल दलों के आधार पे या जाति के आधार पे नहीं देना चाहते वोट, वो व्यक्ति चुनना चाहते हैं, व्यक्तित्व चुनना चाहते हैं, कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, इसलिए वो लोग कैंडिडेट चुन रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आबादी देखी गई, जैसा हमने जिक्र किया ब्राह्मण और शाह की, ब्राह्मणों के लिए बीजेपी कांग्रेस ने क्या हथकंडा अपना, हमने आपसे जिक्र किया, लेकिन शाह के लिए बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने एक प्रत्याशी को उतार दिया है। तो इतना चूंकि छोटा स्केल है तो शाह लोगों का वोट आपके साथ आ रहा है या कट रहा है? साहू समाज के बहुत ढेर सारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं सीधा से। हमारे जो शिवसेना के जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी शाह से हैं, साहू समाज से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज साहू समाज सिंगरौली ज़िले में बहुत ही बौद्धिक हो चुका है। पहले वाला साहू समाज नहीं है, भेड़ के चाल चलने वाला। वो सोचता है, विचारता है, क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात, सबसे मतलब महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि साहू समाज से IAS IPS हैं लोग। हाँ, 2-2 3-3 लड़के IAS हैं, कई डॉक्टर्स हैं, कई जजेज हैं। तो मतलब आज शिक्षा के दृष्टिकोण से साहू समाज काफ़ी आगे है। और जो शिक्षित होता है वो समझदार भी होता है। तो साहू समाज बहुत समझदार है, काफ़ी शिक्षित है और पढ़ा लिखा है। वो लोग सोच समझ के ही मतदान करेंगे। और मैं तो जहाँ जाता हूँ ये जान लीजिए कि 25 से 30% साहू समाज का वोट मुझे मिलेगा। 30 से ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन 30% लगभग तो मिलेगा ही मिलेगा। और ख़ासकर जितने युवा हैं, जिस समाज के हों, चाहे जिस समाज के हों, सारे युवा मेरे साथ हैं, वो मिलेंगे। कम से कम 90 से 95% युवा मुझे वोटिंग करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं, कम से कम 70% जो मतदाता हैं उनमें युवा हैं। BSP, BJP, कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी, आप तो स्वयं शिवसेना से हैं, सबसे बड़ा अपना प्रतिद्वंदी आप किसे देख रहे हैं? आपको बताऊं क्या है कि अगर हम लोग, जनता जिस तरीके से मूड बना रही है, जिस तरीके से समझ रही है, और हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, हमारे लोग जनता को, हमारे नियति को, हमारे उद्देश्य को और हमारे पीछे के कामों को जनता ने देखा है, इसको हम लोग समझा ले गए तो कोई टक्कर में है ही नहीं है। आपको बता दूं, ये सारे आप देखते रहिएगा, ताश के पत्ते की तरफ फुर उड़ जाएंगे। इनका कोई किसी का टक्कर नहीं, शिवसेना से किसी का कोई टक्कर नहीं है, आपको बता दूं। क्योंकि जो हमारी वोटें हैं वो साइलेंट वोटें हैं। वो उसके मन में, मतदाता के मन में हमारी वोटें हैं, उसके दिल में भास्कर मिश्रा हैं। और मैंने राजनीति इसीलिए किया है कि मुझे चुनाव जीते या न जीते, ठीक है, हम बाकी चीज़ें कर पाएँ, पद पाएँ या ना पाएँ, लेकिन लोगों का दिल जीतना है मुझे। और वो लगता है कि धीरे धीरे हम कामयाब हो रहे हैं। मिश्रा जी, आप ये जो कामयाबी की बार बार बात कर रहे हैं, मतदाता जब वोट डालने जाएगा तो क्या ये अपने मन में सोच के नहीं जाएगा कि जो बंदा अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा? मैंने क्या कहा, पार्टी किसके लिए है? पार्टी है लोगों के काम करने के लिए। पार्टी एक प्लेटफॉर्म है लोगों का काम करने के लिए। और कोई हम बंधे तो हैं नहीं पार्टी से, न पार्टी ने मुझे। और सच एक बात और बता दूं, कांग्रेस ने कभी भी मुझे अवसर दिया है, बाकी उस अवसर को लिया मैंने मेहनत से और माता रानी की कृपा से। आज तक फ्री में कोई नेता ने मुझे कोई पद नहीं दे दिया। मैं इलेक्टेड लोकसभा अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का। ये दोनों नेताओं ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उनके कैंडिडेटों को हरा करके मैं लोकसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का बना, ठीक है। और प्रदेश सचिव आज हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश में मैंने माननीय अरुण यादव जी के साथ पदयात्रा की थी और उन्होंने मेरा सहयोग किया। वहाँ हमने ताबड़तोड़ मेहनत की और कहीं भी 4 आना किसी से लिया नहीं, अपने जेब से लगाया, कहीं भी किसी की व्यवस्था नहीं की, केवल पार्टी की सेवा की। और कहीं भी आप देखिए, हमने डेलीगेट चुना गया, मैं अपनी मेहनत से चुना गया। मैं इंटरव्यू दे करके मास्टर को ट्रेनर था, मैं जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट में यूथ कांग्रेस को ट्रेनिंग देता था, इंटरव्यू से चुना गया। तो मुझे कौन सा ऐसा काम है जो कि पार्टी ने इतनी मेहनत करके हमको दे दिया कि जिससे हम उनको धोखा दिए? सच तो ये है कि उस पार्टी को ज़मीन में संगठन चाहे जिसके पास रहा हो, लेकिन कांग्रेस अगर जनता के बीच में जानी जाती थी, वो भास्कर मिश्रा के कामों से जानी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद
हम जब जनता का काम करते थे तो यही कांग्रेस के लोग एक दिन साथ नहीं दिए। आज तक देख लें कि हमारे ऊपर जितने मुकदमे कायम है सब जनता की सेवा के लिए काम है। आपके काम आपके पार्टी के नेताओं को भी पसंद नहीं आया, आपके भी हाथ भी चल जाते हैं बीच बीच में। फिर देखिए एक चीज़ बता दूं, मेरी ये स्टाइल है। स्टाइल ये है, क्या करेंगे आप, जब कानून अपना काम नहीं करेगा तो कानून आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और मेरा कानून ये है, और जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं उन्होंने ये बताया कि कानून वो होता है जो राजनेता तय करता है, बशर्ते उसमें जनता का हित होना चाहिए। जनता के लिए, जनता के हित के लिए हम जो भी करते हैं वो कानून है, ठीक है। और मैं इसी कानून को मानता हूँ। अगर जनहित है तो हाथ चलाओ, चाहे पैर चलाओ, चाहे डंडा चलाओ, चाहे लाठी चलाओ, या मार खाओ। मार भी खाया हमने, ये तो किसी ने नहीं कहा होगा कि भास्कर मिश्रा ने जनता के लिए मार खाया है। अभी तक मारा नहीं मैंने किसी को, लेकिन यहाँ पे आरोप लगे हैं कि आपने अपने पार्टियों के नेताओं को या छोटे भैयाओं को भी पीट दिया। नहीं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक आपको बताऊँ, कभी भी किसी से आज तक मेरा पूरे जीवन में हाथापाई नहीं हुई। किसी से हमारा डायरेक्ट मुंह टू मुंह गाली गलौज नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और हमको बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। आज तक कोई प्रमाण बता दे किसी से। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मेरी लड़ाई कभी जनता से या पार्टी के वर्करों से होती ही नहीं है। ठीक है, बहस की एक अलग बात है, अगर गलत कोई कह रहा है बहस की एक बात अलग है, लेकिन कभी हाथापाई या इस तरीके की नौबत नहीं हुई है। हाँ, कोई अगर कोई आपको अपमानित करेगा तो क्या करेंगे आप। जैसे कि अभी एक दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में एक AICC सेक्रेटरी साहब के उपस्थिति में अरविंद सिंह के लोगों ने हमारी जो है माइक छुड़ाने का प्रयास किया। मैं सच्चाई बोल रहा था तो माइक छुड़ाने का प्रयास किया। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप। उस दिन मैंने ज़रूर कहा था कि अगर मेरे से बदतमीजी करोगे तो मैं मारूंगा चाटा, तो चिपक जाओगे। भाई कोई अगर आपसे लपटने आएगा तो आत्मरक्षा तो चाहिए ना आपको। मैं अपनी आत्मरक्षा में मैंने कहा था, बाकी तो कभी भी ऐसी ज़िंदगी में वो नहीं हुआ। अच्छा मिश्रा जी, आपने जो दामन थामा हुआ है शिवसेना का, अभी महाराष्ट्र में क्या बवंडर क्या चल क्या रहा है वहाँ पे। देखिए, मैं अभी 4-10 दिन हुआ मुझे इस पार्टी में आए हुए। मैं चुनाव में बहुत व्यस्त हूँ। वो बवंडर क्या है मैं आज तक देख ही नहीं पाया। न्यूज़ देखने का मौका नहीं मिलता, मोबाइल देखने का मौका नहीं मिलता। सुन रहा हूँ कुछ है, क्या है वो मुझे नहीं मालूम, वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। समय आने पर जब हम फुर्सत हो जाएंगे इलेक्शन से तो देखेंगे उसको और उसके बारे में तब जवाब देंगे। जो लोगों ने बताया था कि भास्कर जी तेज भी हैं, बात को जादू भी इनके वाणी में है, तीव्रता भी इनके पूरे व्यक्तित्व में है, और साथ में ये वाक चातुर्य भी काफ़ी है। वाणी में इनकी चतुरता झलकती है। ये कहीं वाक चातुर्य से आप इस बात से कर तो नहीं रहे हैं। ना 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 ना, एक बात और बता दूँ, बहुत चीज़ों लोगों ने नहीं बताया। नीयत भी साफ है, ईमानदारी भी है, हमारा एक विजन है काम करने का राजनीति का। मैं साइड में ऐसे धोखे से राजनीति में नहीं आ गया, एक विजन के साथ पॉलिटिक्स में हूँ और उस विजन पूरा करने के लिए प्रयास भी है। और बिल्कुल क्लीन कट, बिल्कुल स्पष्ट, जिसको शीशे की तरह कहते हैं ना, लक्ष्य साफ है हमारा। हमें क्या करना है सिंगरौली के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या करना है, हमारी अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना है, ये मेरा शीशे की तरह पूरा विजन साफ है। और उस विजन को, मेरा उद्देश्य विजन है देखिए, और उस विजन के लिए अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स आड़े आती है तो वो मैं छोड़ दूंगा। मेरे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए वो जनता महत्वपूर्ण है, वो विजन महत्वपूर्ण है जो लोगों के लिए हमने बनाया अपने दिमाग में। जो इस क्षेत्र के लिए, सिंगरौली के लिए मैंने सपना देखा है, वो सपना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सपने से ये हमारे सिंगरौली क्षेत्र की जनता को खुशहाली मिलेगी। साथियों, आज हमारे साथ थे भास्कर मिश्रा जी, एक ओज व्यक्तित्व के धनी, और आप लोगों ने इन्हें सुना। ये प्रत्याशी हैं शिवसेना से सिंगरौली नगर निगम जो चुनाव होने हैं मेयर पद के लिए। साथियों, ऐसे ही हम आपकी मुलाकात एक और विशेष विभूति से कराएंगे। हम विभिन्न वार्डों में घूमेंगे, जनता की राय आपको दिखाएंगे, जनता का आखिर मूड क्या है, ये सारी बातें हम आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लोगों को भी हमेशा खुश करते रहिए।